रात के 12 बजे का समय था। चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल में मौत की तरह सन्नाटा। चांद की हल्की रोशनी में एक बेड नजर आ रहा था जिस पर इश्मित बेखबर सो रहा था। तभी एक कुत्ता ठीक उसके बेड के पास आकर जोर से भौंका। हाँ? इश्मित जैसे ही नींद से जागा उसके होश उड़ गए। ये क्या? मैं तो मेरे घर में सोया था। मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया, और वो भी बेड समेत? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा, लेकिन दूर दूर तक बस घना जंगल ही था। उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक बरगद के पेड़ के ऊपर उसे एक डरावनी लड़की बैठी हुई नजर आई जिसके चेहरे पर घूंघट था। आ जाओ इश्मित, मेरे पास आओ। उसकी भयानक आवाज सुनकर इश्मित बहुत डर गया। वो लड़की पेड़ से नीचे उतरी और बिजली की रफ्तार से इश्मित पर झपट पड़ी। वो इश्मित के सीने को खरोंचने लगी। बचाओ बचाओ! और फिर उसने एक ही झटके में अपना खूंखार पंजा इश्मित के पेट के आर पार कर दिया। इश्मित को मरा हुआ पाकर उस लड़की ने आसमान की तरफ सर उठाया और जोर जोर से हंसने लगी। शाम के 8 बजे का समय था। विराज, गुंजन और इश्मित स्टेज पर बैठे थे। उनके पास YouTube कम्युनिटी की एंकर मिस मोहिनी खड़ी थी। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ 3 महीने पहले ही आपने अपना चैनल शुरू किया था और अभी से आपको कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है। कुछ कहना चाहेंगे? जब हमने ये चैनल शुरू किया था तब हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि हम अपनी रील्स के जरिए हमारे व्यूअर्स को हंसा हंसा कर पागल कर देंगे, और उसी इरादे को पूरा करने पर हमें ये अवार्ड मिल रहा है। सच में आपकी रील्स अपनी कॉमेडी की वजह से इतनी वायरल हो रही है कि एक ही महीने में आपके सब्सक्राइबर्स बिलियन में जा चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं आपके कंटेंट को लिखने वाला राइटर कौन है? ये चैनल हमारा है, एक्टिंग हमारी है, तो जाहिर है राइटर भी हम ही हैं। हम लोग 6 घंटे सिर्फ अपने कंटेंट को लिखने पर ही काम करते हैं, उसके बाद शूट शुरू करते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। ये लीजिए आपका अवार्ड। गुंजन ने जैसे ही अवार्ड को अपने हाथों में लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। अचानक चीखते हुए इश्मित नींद से जागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अपने आप को अपने कमरे में पाकर वो हैरान रह गया। शुक्र है ऊपर वाले का, जो कुछ मुझे दिखाई दिया वो बस एक सपना ही था। वो उठकर बाथरूम में गया और जैसे ही उसने अपनी टी-शर्ट उतारी तो उसके सीने पर कई निशान थे। अरे, अगर वो सपना था तो मेरे सीने पर ये निशान कैसे आए जो मुझे उस लड़की ने दिए थे? उसका दिमाग बुरी तरह से घूमने लगा। उसने तभी मोबाइल उठाया और विराज को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। अरे पागल, वो सपना ही था, इतना मत सोच। अगर सपना था तो मेरे सीने पर ये निशान कैसे आए? अच्छा ठीक है, चल मिलकर बात करते हैं। करीब 10 बजे विराज स्टूडियो जा रहा था कि तभी अचानक उसने ब्रेक लगाए। उसने अपने आप को बीच जंगल में पाया। अरे, ये मैं यहां कैसे आ गया? और सुबह के 8 बजे ये अंधेरा कैसा? तभी उसने अपनी गाड़ी के सामने उसी घूंघट वाली लड़की को देखा। उसके पैर हवा में थे और वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। ओह माय गॉड! विराज डर गया और उसने गाड़ी घुमानी चाही, लेकिन गाड़ी अपनी ही जगह रुकी रही। विराज भागने के लिए जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो वो लड़की विराज के पैर पर झपटी। उसने विराज के पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। विराज उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने विराज का दूसरा पैर पकड़कर खींचा। विराज जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। विराज, अरे ओ विराज, तू यहां स्टूडियो में सो क्यों रहा है? विराज की आंख खुली तो उसने अपने आप को स्टूडियो में पाया। मैं यहां कैसे आया? मैं तो... क्या हुआ?
क्या तूने भी कोई सपना देख लिया क्या मेरे जैसा? हाँ, लगता है मैंने भी सपना ही देखा था। ये कहते हुए वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसे अपने पैरों में जलन महसूस होने लगी। उफ, ये क्या है? उसने जैसे ही अपनी जींस ऊपर करके देखा तो उसके पैर पर दांतों के निशान थे। ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने सपने में मेरे पैर पर काटा था। अगर वो सपना था तो ये निशान मेरे पैर पर कहां से आया? ओहो यार, तुम लोग अब बस करो, हमें दोपहर में ही शूट करना है। चलो जल्दी से कंटेंट रीड कर लेते हैं। कि तभी स्टूडियो की लाइट्स फ्लिक करने लगी ये क्या हो रहा है? और एक भयानक हंसी स्टूडियो में गूंज गई। वो घूंघट वाली लड़की हाथ में चाकू लिए उनके ठीक सामने खड़ी थी, जिसे देखकर वो तीनों डर गए। उसने आगे बढ़कर एक ही झटके में तीनों की गर्दनों पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद गुंजन की आंख खुली तो वो स्टूडियो में ही थी और ये दोनों भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे सो रहे थे। विराज, इश्मित, उठो। उसने उन दोनों को उठाया तो ये तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, उस लड़की ने हम तीनों की गर्दन काट दी थी। हाँ, मैंने भी यही देखा। हे भगवान, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? 3 लोग एक ही वक्त, एक ही सपना, ये कैसे हो सकता है? वो तीनों उसी समय जाकर एक बाबा से मिले। तुम तीनों के साथ ये तब से शुरू हुआ जब से तुम लोग कामयाब हुए। जरूर तुमने किसी के साथ कुछ तो गलत किया है जो वो तुमसे बदला ले रही है। नहीं, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए बाबा ने अपने सामने रखे हुए गोले पर हाथ रखा और कोई मंत्र पढ़ा। तू जो कोई भी है, मुझसे बात कर। बता, इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है? और वही घूंघट वाली औरत प्रकट हो गई। उसे देखते ही इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सिमरन? बोलो, कौन है ये सिमरन और क्या किया था तुमने इसके साथ? इस पर वो आत्मा भड़कती हुई बोली। ऐसे नहीं, सबके सामने, सबके सामने। कुछ देर बाद वो तीनों YouTube चैनल पर लाइव आए। तीनों के चेहरों के रंग उड़े हुए थे। इनके सभी सब्सक्राइबर्स इन्हें देख रहे थे। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हम बताना चाहते हैं कि हमने आज तक अपने चैनल पर जितने भी कंटेंट डाले हैं वो सिमरन नाम की एक लड़की ने लिखे थे जो सीतापुर गांव में रहती है। चैनल शुरू करने से पहले हम वहां गए थे, वहीं हमारी मुलाकात उससे हुई थी। मैं आप लोगों के चैनल के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लिखूंगी, बस आप मुझे पेमेंट टाइम पे कर दीजिएगा। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है और एक बड़ा घर भी लेना है। तुम फिक्र मत करो, चैनल अगर अच्छा चला तो हम तुमको अपने ही शहर ले चलेंगे। उसने हमारे लिए 100 कंटेंट लिखे थे और यहाँ आकर जब हमने उन पर रील्स बनाना शुरू किया तो हमारा चैनल बहुत अच्छा चला। फिर हमारे पास उसके कई कॉल्स आए तो हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी तरह 3 महीने निकल गए और एक दिन हमारे पास उसी के फोन से उसके भाई का कॉल आया जिसमें उसने बताया कि सिमरन ने अपने साथ गलत कर लिया है। उसकी मौत की खबर सुनकर हम उसके गांव जाने वाले थे, लेकिन फिर हम कंटेंट बनाने में इतना बिजी हो गए कि उस बात को भूल ही गए। उसके बाद हमें कंटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और फिर हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, या ये कहें कि जरूरी ही नहीं समझा। ये सब कहने के बाद गुंजन बोली, अब हमें उसकी आत्मा परेशान कर रही है, इसलिए हम अब अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हैं उसके गांव। अगली सुबह ये तीनों अपने चेहरों पर पछतावे का भाव लिए एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। गुंजन ने डोरबेल बजाई। अरे तुम तीनों! हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि हमारी लापरवाही सिमरन की जान ले लेगी। आप अभी हमारे साथ चलिए, अब आप हमारे साथ शहर में रहेंगी। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरी बेटी तो चल बसी, अब मैं शहर जाकर क्या करूंगी? माँ जी, सिमरन यही चाहती थी कि आप और उसका भाई बड़े घर में रहें और आपका एक अच्छे डॉक्टर से इलाज हो। अगर आप हमारे साथ शहर नहीं चलेंगी तो सिमरन की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी।
हम अब कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपका इलाज भी शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। ये सुनकर सिमरन की माँ ने आगे कुछ नहीं कहा और वो तीनों सिमरन की माँ और उसके भाई को अपने साथ शहर ले गए। चैनल से कमाए हुए पैसों से ही इन्होंने सिमरन की माँ को एक बड़ा सा घर दिलाया और उनका इलाज शहर के अच्छे डॉक्टर से करवाना शुरू किया। अब सिमरन के भाई को भी इन्होंने एक अच्छे स्कूल में डलवा दिया। उस शाम सिमरन इन तीनों को नजर आई जो अब खुश थी और इन तीनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। हमें माफ कर दो सिमरन, माफ कर दो। ये सुनकर सिमरन धुआं बनकर हवा में गायब हो गई और इन तीनों ने भी सुकून की सांस ली। विशाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और आज 3 साल बाद वो अपनी एमए की स्टडी पूरी करके घर लौटा था। आ गया मेरा बेटा विशाल। माँ ने उसका माथा चूम लिया और पापा ने उसको गले लगा लिया। वो अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश था। उसने उनसे ढेर सारी बातें की। मेरे बेटे ने एमए क्लियर कर लिया है। अब कोई अच्छी सी जॉब करके इस घर को महल जैसा तुम्हें ही बनाना है। हाँ पापा, परसों दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है। उसके बाद मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। कुछ देर बातें करने के बाद विशाल को एक कॉल आया। पापा, मैं जरा कॉल करके आया। विशाल छत पर जाकर बात करने लगा। विशाल, तू पक्का कल दिल्ली आ रहा है ना? हाँ भाई, परसों मेरा इंटरव्यू भी तो है। विशाल छत पर बात कर रहा था। उसके सामने वाले घर की छत पर उसको एक लड़की खड़ी नजर आई जो उसको बड़े ही गौर से देख रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। विशाल ने कॉल कट किया और अब वो भी उस लड़की को आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आंखें नीली थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और वो चेहरे पर मुस्कान लिए विशाल को निहार रही थी। विशाल बेटा, डिनर रेडी है, नीचे आ जाओ। जी मम्मी, आ रहा हूँ। जवाब देकर विशाल ने सामने देखा तो अब छत पर कोई नहीं था। ये कहाँ गायब हो गई? विशाल नीचे चला गया और फिर डिनर करके सो गया। अगली दोपहर विशाल अपने घर से निकलने लगा। बेटा, इंटरव्यू फेस करना और जरा भी मत घबराना। तुम बहुत काबिल हो। जी पापा, आई लव यू मॉम डैड। ये कहकर विशाल वहाँ से निकल गया। करीब 8 घंटे के सफर के बाद वो 9 बजे तक दिल्ली पहुँच गया। आ गया मेरा दोस्त। तरुण ने उसको गले लगाया और फिर दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। यार तरुण, तुझसे बात खत्म करने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। अरे यार, हो जाएगा तेरा इंटरव्यू, इतना स्ट्रेस मत ले। थोड़ा डर तो लगता ही है यार। विशाल अपने कमरे में गया और उसने 1 बजे तक तैयारी की। उसके बाद वो सो गया। तरुण उस टाइम हॉल में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी कमरे की लाइट चली गई। अरे, ये लाइट कैसे चली गई यार? इन्वर्टर ऑन क्यों नहीं हुआ? वो सोफे पर रखे अपने मोबाइल को टटोलने लगा। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। कौन है? उसको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एक परछाई सी दिख रही थी। उस परछाई ने उसका हाथ अपने मुंह में दबा लिया। छोड़ो, छोड़। तभी वो सोफे से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। उसने पाया कि वो अपने घर पर था। मैं तो दिल्ली में तरुण के फ्लैट पर सोया था, तो मेरी सुबह यहाँ कैसे हो रही है? वो कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। देखना, अब हमारा विशाल जॉब करके एक कामयाब इंसान बनेगा। तभी उन दोनों ने देखा कि विशाल अपने कमरे की सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अरे विशाल, तुम तो कल दिल्ली के लिए निकले थे, वापस कब आए? मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तो दिल्ली पहुंच भी गया था। तरुण से मिलकर मैंने उसके फ्लैट पर इंटरव्यू की तैयारी भी की और वहीं सोया था, लेकिन अब आंख खुली तो खुद को यहाँ पाया। बेटा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रह सकते हो, जब अच्छा महसूस करने लगो तब चले जाना।
लेकिन ऐसे झूठ मत बोलो। नहीं पापा, रुकिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ तरुण से। उसने तरुण को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा तरुण, ये विशाल कल तुमसे मिला था? हाँ अंकल, मिला भी था और सोया भी यही था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप उसके मोबाइल से कैसे बात कर रहे हैं? ये तो यहाँ झांसी में है, अपने घर पर। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये किसी फ्लाइट से वापस आया है, वरना हमारे उठने से पहले ये यहाँ कैसे पहुँच गया? पापा ऐसा नहीं है तरुण, मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी थी यार। तू तो कह रहा था कि आज तेरा इंटरव्यू है, तो फिर भाग कैसे गया? और रात को तूने अंधेरे में मेरे साथ क्या हरकत की थी? अब ये तू कौन सी हरकत की बात कर रहा है? कल रात को तूने अंधेरे में मेरे हाथ को दांतों से काटा और फिर मुझे बेहोश कर दिया। तू मस्तीखोर था, लेकिन ऐसी हरकत करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरूर तेरे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ दोस्त, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जरूर तू ही था। उसकी बात सुनकर विशाल को बहुत अजीब लगा। उसका इंटरव्यू निकल चुका था, इसीलिए अब उसने फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बात कर ली। रात को डिनर के बाद वो फिर से छत पर टहलने चला गया। आज भी उसको सामने वाली छत पर वही लड़की खड़ी हुई नजर आई। वो रेलिंग के करीब गया और आज उस लड़की ने उससे सवाल किया, आप कल छत पर क्यों नहीं आए थे? मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ चले गए। पहली बार में ही ऐसी बात किसी खूबसूरत लड़की के मुंह से सुनकर विशाल को झटका सा लगा। फिर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, लेकिन रातों रात यहाँ वापस कैसे आ गया समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है क्या? तुम इसी शहर में जॉब नहीं कर सकते? अरे नहीं यार, यहाँ जॉब करने में वो सैलरी कहाँ मिलेगी? नहीं कर सकता। उस लड़की ने जवाब में आगे कुछ नहीं कहा और एकदम चुप हो गई। क्या हुआ तुम? तभी विशाल का मोबाइल बज गया और उसने देखा कि ये कॉल तरुण का था। हाँ तरुण, कैसा है तू? मेरे हाथ पर जो तेरे दांत के निशान है ना, वो अभी तक नहीं गए। यार मैं भला तेरा हाथ क्यों काटूंगा? ये बता कि अब तू आ रहा है या नहीं, या मैं कोई और पीजी ढूंढ लूं? नहीं, मैं सुबह आ रहा हूँ। विशाल ने बात करने के बाद जैसे ही कॉल कट किया तो पाया कि वो लड़की फिर से गायब थी। ये लड़की कुछ अजीब ही है। अगली शाम फिर से विशाल अपने माँ बाप से विदा लेकर घर से निकला। 8 घंटे के सफर के बाद वो दिल्ली पहुँच गया। तरुण से मिलने पर उसने देखा कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। अरे यार, तेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, अब दोबारा मत काट लेना। भाई मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगा, तू ही बता ना। हाँ, तेरे पीछे कोई चुड़ैल लग कर आई होगी और उसी ने किया होगा, है ना? ये सुनकर विशाल हंस पड़ा और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। इस विशाल की बात में मुझे सच्चाई दिख रही है, लेकिन अगर ये नहीं था तो फिर कौन था? उसने लाइट बंद कर दी और लेट गया। अब कमरे में बस एक लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वही लड़की डरावनी शक्ल के साथ अपनी आंखों में दहकते अंगारे लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। उसे देखकर तरुण का दिल दहल गया। उसने तरुण के मुंह में हाथ डाला और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। अगली सुबह जब विशाल की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया कि वो आज भी झांसी में अपने घर में ही था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने तभी अपने मोबाइल से तरुण को कॉल लगाया। हेलो तरुण, इंस्पेक्टर माधव हियर। आप तरुण के क्या लगते हैं? जी वो मेरा दोस्त है। क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कल रात किसी ने उसका खून कर दिया। ये खबर सुनकर विशाल को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने कमरे से निकला और अपने पेरेंट्स के पास गया। अरे विशाल बेटा, तुम कब आए? पापा मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। उसने अपने पेरेंट्स को सारी बात कह सुनाई।
उन्होंने देर नहीं की और जल्द ही उसको मंदिर के एक महंत के पास लेकर गए। बेटा, मुझे आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बाबा, मैं 2 रात दिल्ली में अपने दोस्त के फ्लैट पर सोया, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो अपने घर पर होता हूँ। और कल रात तो मेरे दोस्त का मर्डर भी हो गया। 11:45 पर मैं उसके फ्लैट पर सोया था और ठीक 12 बजे उसकी डेथ हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 12:15 पर मेरे मोबाइल की लोकेशन इसी शहर की थी। आधे घंटे के अंदर मैं भला दिल्ली से झांसी अपने घर कैसे पहुंच गया, वो भी सोते हुए। महंत ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचा और कहा, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु हुई है? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? महंत जी, इसे नहीं पता। इसके आने से पहले हमारे सामने वाले घर में रहने वाली एक स्टूडेंट लड़की की डेथ हुई है। पता नहीं उसे किसने मारा। ये सुनकर विशाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन पापा, उस घर की छत पर तो मैं रोजाना एक लड़की को देखता हूँ। वो मुझे घूरती रहती है और अजीब अजीब सी बातें भी करती है। वो कौन है? मैं सब समझ गया। उस लड़की की आत्मा अकाल मृत्यु होने की वजह से वहां भटक रही है। उसने तुम्हें देखा और फिर तुम्हें पसंद कर लिया, और वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। उसके प्यार में इतनी शक्ति है कि तुम कहीं भी हो, वो तुम्हारे सोते ही तुम्हें तुम्हारे घर ले आती है और फिर तुम्हारे साथ ही सोती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है। हो जाएगा। आज रात तुम अपने कमरे में सोने जाना, लेकिन सोने का सिर्फ नाटक करना। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, अगर वो काम कर गई तो तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। उस रात विशाल अपने कमरे में गया और बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में बस एक नाइट बल्ब जल रहा था। कुछ देर बाद उस कमरे में एक हवा सी उत्पन्न हुई। उस हवा ने उस लड़की का आकार ले लिया। वो विशाल को देखकर मुस्कुराई और उसके पास आकर लेट गई और फिर उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ में कुछ चीज आई। उसने देखा कि वो तो हनुमान जी का लॉकेट था जो विशाल के गले में डला था। वो तेजी के साथ उससे अलग हो गई और फिर विशाल भी जाग उठा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे इस घर से जाने क्यों नहीं देती? विशाल, मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस इस लॉकेट को अपने गले से उतार कर फेंक दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अब उस लड़की की आवाज भारी हो गई थी और शक्ल भी भयानक दिखने लगी थी। चली जाऊंगी, इस लॉकेट को उतार दो बस। तभी दरवाजा खुला और विशाल के पेरेंट्स के साथ वही महंत बाबा हाथ में गंगा जल लिए अंदर घुसे। तू अब इस लड़के को परेशान नहीं कर पाएगी। चली जा इसकी जिंदगी से दूर। ये कहते हुए महंत बाबा ने गंगा जल कमरे में हर जगह छिड़क दिया। नहीं! और फिर ठीक उसके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। रुक जा बाबा, रुक जा! वो आत्मा कुछ देर चिल्लाई और फिर धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। विशाल बेटा, अब वो इस कमरे में नहीं आ सकती, और जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में है वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। 40 रातों के बाद उसका प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। विशाल अगले दिन दिल्ली पहुंचा। एक रात उसने वहां गुजारी और इस बार वो दिल्ली में ही जागा। उसकी जॉब दिल्ली में ही लग गई, लेकिन आज भी रात में घर की छत पर उस लड़की की आत्मा भटकती है और वो बस विशाल के घर की छत की ओर देखती रहती है, इस इंतजार में कि कभी विशाल उसको वहां नजर आ जाएगा।